जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो 7th चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड के लिए, एचएससी बोर्ड के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सम है ग्लास फ्लास्क हैज वॉल्यूम 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम क्या दिया है? हमें वॉल्यूम दिया है किसका? ग्लास फ्लास्क का। ये 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। इट इज फिल्ड विद द लिक्विड एट 30 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है? 30 डिग्री। तो वॉल्यूम हमने लिखा, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास फ्लास्क V1 दैट इज 1 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर T1 इज 30 डिग्री। इसको हमने लिख दिया ऑलरेडी, टेम्परेचर T1 एज 30 डिग्री। if the temperature of the system it is raised to 100 डिग्री सेल्सियस, तो T2 हमें दिया 100 डिग्री, T1 कितना है? 30 डिग्री, T2 कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच ऑफ द लिक्विड विल ओवरफ्लो? कोइफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लास हमें दिया है, कोइफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ द ग्लास। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। कोइफिशिएंट ऑफ फॉर द ग्लास इट इज 1.2 × 10⁻⁵ एंड दैट ऑफ द लिक्विड का कितना दिया है? 0.75 × 10⁻⁵। तो हमें टेम्परेचर T1 दिया है 30 डिग्री, T2 दिया 100 डिग्री। तो डेल्टा टी हम यहां से निकाल सकते हैं। डेल्टा टी का टर्म हमारा क्या होगा? 100 - 30 दैट इज 70, या हम इसको T2 - T1 ही यूज करेंगे। ठीक है। अब हमें पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड विल ओवरफ्लो। अब जरा सोचना ये है कि अगर हम लोग किसी कंटेनर में लिक्विड को हीट करते हैं तो पहले लिक्विड में भी एक्सपांशन होगा और कंटेनर, मतलब जो कंटेनर है उसमें भी एक्सपांशन होगा। तो दोनों का एक्सपांशन का जो डिफरेंस होगा दैट मच अमाउंट विल बी ओवरफ्लोज। तो हमें क्या निकालना है? दोनों का एक्सपांशन निकालना है। और कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो होगा वो कैसे मिलेगा? वो हमें मिलेगा जो वॉल्यूम लिक्विड का ओवरफ्लो होगा माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का जो चेंज होगा, डिफरेंस होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। और हमें यहाँ पे दिया है दो इंफॉर्मेशन और है कि कोइफिशिएंट ऑफ लिक्विड कोइफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ द ग्लास दिया है। तो कोइफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, सॉरी गैमा से। वॉल्यूम एक्सपांशन है तो गैमा फॉर ग्लास, सॉरी गैमा फॉर ग्लास, इट इज गैमा सिंबल। गैमा फॉर ग्लास is 1.2 × 10⁻⁵ and gamma for liquid, L for liquid I will write, ये हमें दिया है 75 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस दोनों का। तो एज वी हैव डिस्कस कि हमें पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, कि ग्लास का कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और इंक्रीज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास V2 - V1 इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा V2 - V1 इज इक्वल्स टू गैमा V1 × डेल्टा टी। तो इट इज द सेम फॉर्मेट, V2 - V1 इज इक्वल्स टू गैमा फॉर ग्लास, क्योंकि हम यहाँ ग्लास की बात कर रहे हैं, इनटू V1 दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास एंड T2 - T1। तो हम इसमें सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? V2 - V1, ये इनफैक्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, V2 - V1, यस ऑफ कोर्स हमें यही फाइंड आउट करना है। तो V2 - V1 it will be gamma for glass which is given to us 1.2 × 10⁻⁵ into V1 वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया है 10⁻⁻⁴। तो 1 × 10⁻⁻⁴, shortly it will be 10⁻⁻⁴, and T2 is 100 minus T1 is 30। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? ये पावर हो गया हमारा -4 और -5 10⁻⁹। तो 1.2 × 10⁻⁹ इंटू 100 - 30 is 70। तो ओवरऑल हमें मिल गया 8.4 × 10⁻⁻⁴
-8 मीटर क्यूब। ये हमें मिल गया V2 माइनस V1 फॉर द ग्लास। ये किसके लिए मिल गया? हमें मिल गया चेंज इन वॉल्यूम फॉर द ग्लास, राइट। ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, एक पार्ट हमने क्लियर किया। अभी ये फिर से बता दूं कैलकुलेशन पार्ट, तो 100 माइनस 30 70 हो गया। 70 का हमने सिर्फ 7 लिया, 7 इंटू 1.1 1.2 दैट बिकम्स 8.4, और 10 यहाँ का और 10 रेज टू माइनस 9, तो ओवरऑल बिकम्स 10 रेज टू माइनस 8 मीटर क्यूब। अभी हमें इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पता करना है। लिक्विड का वॉल्यूम हमें दिया है, ठीक है। और यहाँ स्टार्टिंग में हमें ये भी दिया है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम जो है दोनों का इज फिल्ड विद द लिक्विड। ग्लास इज फिल्ड विद द लिक्विड, तो जितना ग्लास का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम है इनिशियल। तो V1 हम दोनों के लिए सेम यूज करेंगे, और डेल्टा टी भी हम दोनों के लिए सेम यूज करेंगे। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अगेन वी विल राइट द सेम थिंग, सिंस यहां लिक्विड के लिए अब हम बात कर रहे हैं, तो वी कैन राइट V2 माइनस V1 is equals to gamma for the liquid into V1 into T2 minus T1। तो सारे वैल्यूज हम यहाँ डाल दें, तो V2 माइनस V1 हमें फाइंड आउट करना है, एंड gamma for the liquid is given। gamma for liquid कितना है? 75 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। तो ये टर्म आ गया 75 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इंटू V1 का वैल्यू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू वापस से 100 माइनस 30। सो ये टर्म हो गया हमारा 75 इंटू 10 का पावर देख लें, 10 रेज टू माइनस 4 माइनस 5 बिकम 10 रेज टू माइनस 9, और यहाँ 100 माइनस 30 का टर्म क्या होगा? इट विल बी 70। तो यहाँ इंटू 70 कर लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली हम इसका पावर वापस से इसका 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 रेज टू माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस में भी कितना निकाला? 10 रेज टू माइनस 8। तो ये मिल गया हमें 75 इंटू 7। 75 इंटू 7 अगर हम करते हैं तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, तो 525 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 मीटर क्यूब। ये हमें मिल गया V2 माइनस V1 फॉर लिक्विड, और ये था हमारा V2 माइनस V1 फॉर ग्लास। तो किसमें एक्सपांसन ज्यादा हुआ? ऑफ कोर्स लिक्विड में। कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लिक्विड इन वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लोज वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इस वॉल्यूम में से इसको हम माइनस कर लेंगे। तो ये जो लिक्विड के लिए है, लिक्विड वाले में से हम किसको माइनस कर लेंगे? ग्लास वाले को। तो ये लिक्विड के लिए है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ओवरफ्लोज दैट विल बी V2 minus V1 of liquid minus V2 minus V1 for glass, that is to be find out। तो ये आ गया हमारा 525 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 माइनस इसके पहले वाला आंसर क्या है हमारा ग्लास के लिए? 8.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। तो 8.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, एज वी कैन सी 10 रेज टू माइनस 8 10 रेज टू माइनस 8 कॉमन है, तो ये टर्म हमें क्या मिल जाएगा? 10 रेज टू माइनस 8 कॉमन है, सो ओवरऑल मिल जाएगा 525 माइनस 8.4, राइट, इंटू 10 रेज टू माइनस 8 मीटर क्यूब। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम हमें मिला, आई विल राइट इट फाइनली एज डेल्टा V2 माइनस V1। मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा V2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम, दैट बिकम्स 525 माइनस 8 करेंगे तो 5 एंड 3 17 16.6 आएगा। 516.6 into 10 raised to minus 8 meter cube. This become the final answer for this sum। तो ये सम हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Which will require more energy
हीटिंग अ 0.2 kg ब्लॉक ऑफ लेड। दो चीजें हैं, एक हमें लेड दिया है और लेड का मास दिया है 2 kg और बाई 30 डिग्री, और हीटिंग अ 4 kg a ब्लॉक ऑफ कॉपर बाई 5 केल्विन। तो दूसरा मटेरियल क्या दिया है, कॉपर दिया है, और हमें यहाँ स्पेसिफिक हीट फॉर लेड दिया है और स्पेसिफिक हीट फॉर कॉपर दिया है। तो जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पहले फॉर लेड, फर्स्ट पार्ट आई विल राइट फॉर लेड। लेड के लिए क्या होगा, लेड के लिए मास जो है, मास m इज इक्वल्स टू 2 kg, और टेम्परेचर हमें राइज करना है 30 केल्विन। तो डेल्टा टी दिया है 30 केल्विन। और क्या दिया है, हमें दिया है लेड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो S फॉर लेड इट इज गिवन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लेड इज 128 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये टर्म है। तो यहां कितना हमें निकालना है कि विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन सा कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी, एनर्जी हमें पता है ऑलरेडी, सिंस Q इज इक्वल्स टू, MC डेल्टा T। तो यहां लेड के लिए हम लोग सब कुछ बात कर रहे हैं, तो मैं इसका Q1 लिख दूंगा। तो Q1, देयरफॉर Q1 विल बी, M हमारा कितना है 2 kg, C कितना है 128 इंटू डेल्टा टी 30 है। सो 0 टू 2 3 जा 6, अब 6 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दें, 8 एंड कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 and 4 16, and 6 1 जा 6 and 1 7। तो दैट मच जूल, ये पार्ट हमारा Q1 मिल गया। अब ये Q1 किसके लिए, इट इज फॉर द लेड। सेम वे हम लोग किसके लिए जाएंगे, वी विल गो फॉर द दूसरा पार्ट। क्या दिया हुआ हमें, कॉपर। अब कॉपर के लिए हमें क्या क्या दिया, मास 4 kg है और राइज इन टेम्परेचर 5 है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कॉपर दिया है। तो आई विल राइट फॉर कॉपर सेकेंड पार्ट, फॉर कॉपर वी कैन से, फॉर कॉपर, कॉपर के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वही हम लोग लिख देंगे। मास m इज इक्वल्स टू, मास m इज इक्वल्स टू 4 kg, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर ये 5 केल्विन है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कॉपर, S फॉर कॉपर इज गिवन, दिस S फॉर कॉपर 387। तो यहां ये आ जाएगा 387 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, राइट। तो वापस हम लोग फार्मूला यूज करें, सिंस Q2 इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी, एंड यहां अभी सारे टर्म्स हम कॉपर वाले यूज करेंगे। तो कॉपर का मास कितना है 4 kg, इंटू सी इज 387 इंटू डेल्टा टी इज 5 डिग्री 5 केल्विन। अब ये 5 4 जा 20 हो गया, तो 20 का 0 तो हम यहाँ लगा देंगे, इसका ट्वाइस कर लेते पूरे का। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 7 4 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17 एंड 2 3 जा 6 1 7। तो दैट मच जूल ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग एज Q2। तो हमें Q1 मिल गया और Q2 मिल गया। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि किस केस में, क्वेश्चन में क्या पूछा, विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी, किसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऑफ कोर्स इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसका है, 7740, दिस नंबर इज बिगर, सो कॉपर इज द आंसर, कॉपर इज द आंसर। सो फाइनल आंसर विल बी फॉर कॉपर। सो कॉपर विल कंज्यूम मोर एनर्जी, copper will require more energy, more energy। अब यहाँ रीजन लिखने का जरूरत नहीं है कि सिंस Q2 इज ग्रेटर देन Q1,
दिस इज द रीजन. इफ यू विश टू राइट, आप लिख सकते हो. अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या कोई भी लेटेंट हीट है, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से. तो एल हमें दिया हुआ है 2 पॉइंट, अच्छा वो लिखा नहीं है मैंने, ठीक है. एल दिया है 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी. कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू चेंज 5 ग्राम ऑफ वाटर. ये ध्यान रखना, ये केजी में है और ये ग्राम में है. तो मास तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि मास इज 5 ग्राम विच इज 5 इंटू 10⁻³ केजी. और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें दिया है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एल इज इक्वल्स टू, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी. तो ये टर्म हो गया. हमें पूछा है कि कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू चेंज. तो अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी फाइंड आउट. सो सिंस Q इज इक्वल्स टू m इंटू एल, दिस फार्मूला वी नो लेटेंट हीट के लिए. तो Q इज टू बी फाइंड आउट, m इज गिवन एज 5 इंटू 10⁻³ इंटू एल इज गिवन एज 2.26 इंटू 10⁶. ओवरऑल हम मल्टीप्लीकेशन कर दें. अच्छा, यहाँ टेम्परेचर देख के हमें घबराना नहीं है कि इनटू स्टीम एट 100 डिग्री, बिकॉज एट 100 डिग्री ही वो बॉयल होके स्टीम में कन्वर्ट होता है. तो दैट मच इज नीडेड टू अस. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 5 6 30, 5 2 10, 3 एंड 5 2 10, 1 11. राइट, 5 6 30, राइट. तो ये आ गया हमारा this much decimal at 2 places into 10⁻⁻9. ये वैल्यू आ गया हमारा 10⁻⁻9 आएगा. 10⁻⁻9 नहीं, सॉरी 6 - 3, तो 10⁻³ आएगा. दिस आई विल चेंज. 10⁻³ +3, तो इंटू 10⁻³ जूल. तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया? देयरफॉर वी गेट Q इज इक्वल्स टू 11.3 इंटू 10⁻³ जूल. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया. मतलब इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा. ओके, सो वी गेट द आंसर. अगले सम पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अ मेटल स्फीयर कूल्स एट द रेट ऑफ दिस मच व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 70 एंड एट द रेट ऑफ दिस मच व्हेन its temperature is 50 degree. Determine the temperature of the surrounding and find the rate of cooling when the temperature of the metal is. ठीक है, तो यहां हम लोग एक काम करते हैं. हमें दो कंडीशन दिया है. एक जब टेम्परेचर 70 डिग्री है और दूसरा जब टेम्परेचर 50 डिग्री है. तो हमें एट द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री ये टर्म दिया हुआ है और दूसरा एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री. एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री, यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री दिया है. ये मैं इसको θ1 ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं θ2. ठीक है, आगे हमें बोला है कि ये रेट ऑफ कूलिंग दिया है जब टेम्परेचर 70 डिग्री है और रेट ऑफ कूलिंग दिया है 0.025 व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 50 डिग्री. डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड रेट ऑफ कूलिंग व्हेन द टेम्परेचर. अच्छा, तीसरा भी कंडीशन दिया है. ठीक है, तो इस तीसरे कंडीशन को मैं कंटिन्यू कर देता हूं. यहां मैं थोड़ा चेंज एक करता हूं. जस्ट अ मोमेंट. ये θ2 मैं बाद में लिखता हूं. दिस आई विल राइट. 3 पार्ट में करना है मुझे. तो मैं दूसरा कंडीशन यहां पे लेता हूं जब टेम्परेचर 50 डिग्री है. θ2 इज 50 डिग्री और हमें रेट ऑफ कूलिंग निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर? एट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री व्हेन इट्स टेम्परेचर इज नो व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 40 डिग्री. तो θ3 हमें दिया है 40 डिग्री और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमें दिया नहीं है. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, लेट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इसको हम लोग ले लेते हैं बे θ0.
क्या ले लेते हैं, थीटा नॉट। ठीक है, तो एज वी नो हम यहाँ पे 3 पार्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 पार्ट्स में, क्योंकि कुछ इक्वेशंस बनेंगे और वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ और भी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, वो भी हम ध्यान से लिखेंगे। यहाँ रेट ऑफ कूलिंग दिया है, रेट ऑफ कूलिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ टेम्परेचर पर सेकेंड दिया है, तो टेम्परेचर के लिए हमने डी थीटा यूज किया है और टाइम के लिए डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी हमें दिया है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन के लिए डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 1 is given as 0.05, ये 0.05 दिया है डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। और दूसरा, जब टेम्परेचर 50 डिग्री है, सॉरी यस 50 डिग्री है, तभी रेट ऑफ कूलिंग क्या है, तो ये हमें रेट ऑफ कूलिंग दिया है डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 2 इज इक्वल्स टू 0.025, 0.025। और डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 3 ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमने टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एज्यूम कर लिया है थीटा नॉट, तो अब तीनों के लिए हम कंडीशन लिखते चले जाएं। ठीक है, तीनों के लिए कंडीशन लिखते चले जाएं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वी नो सिंस डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 1 इज इक्वल्स टू के थीटा माइनस थीटा नॉट, ये हमें पता है, दिस इज द फॉर्मूला थीटा माइनस थीटा नॉट। तो कंडीशन हमें दी हुई है, अभी हम यहाँ थीटा के जगह थीटा 1 लिख देंगे, सिर्फ थीटा है तो थीटा 1 लिख देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी हमारा कितना है, डी थीटा बाई डी टी ये 0.05 इज इक्वल्स टू के हमें नोन नहीं है, थीटा 1 हमें पता है 70 माइनस थीटा नॉट नहीं पता है, तो दिस विल टेक इट एज ओके। इसको भी हम लोग एक इक्वेशन ले लेंगे। अब फिर से मैं बता दूं, ये पार्ट थोड़ा हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में मैंने सारे वैल्यूज डाल दिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। क्या किया हमने, यहाँ हमें डी थीटा बाई डी टी का कंडीशन दिया है जब टेम्परेचर 70 है, तो ये हमारा मेन फार्मूला है, और मेन फार्मूले में हम लोग वैल्यू डाल देते हैं डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ कूलिंग हमें दिया है 0.05, दिस इज इक्वल्स टू के अननोन है, थीटा 1 हमें दिया है 70 डिग्री रेट ऑफ कूलिंग के लिए, और थीटा नॉट ऑफ कोर्स थीटा नॉट है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी सेम कंडीशन हम सेकेंड पार्ट के लिए करते हैं, तो वी कैन राइट सिंस डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 2 इज इक्वल्स टू के थीटा 2 माइनस थीटा नॉट, तो डी थीटा बाई डी टी हमारा क्या है, इट इज 0.025 इज इक्वल्स टू के थीटा 2 हमारा 50 है माइनस थीटा नॉट है। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब इन इक्वेशंस का हम नंबरिंग कर ले पहले। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 से, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज ऑफ कोर्स इक्वेशन 2। एंड तीसरे के लिए भी देख लें हम लोग, थर्ड इक्वेशन के लिए, तो थर्ड में क्या होने वाला है, यहाँ हमें टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दिया है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अब ये टर्म क्या होगा हमारा, वी कैन राइट वंस अगेन सिंस डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 3 इज इक्वल्स टू के थीटा 3 माइनस थीटा नॉट, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 3 इज इक्वल्स टू के थीटा 3 हमें पता है 40 है माइनस थीटा नॉट इज अननोन, ये भी हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये भी एक हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, अगर डिवाइड करूं मैं 1 को 2 से, तो के का टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमें
थीटा नॉट मिल जाएगा। फिर थीटा नॉट का वैल्यू मैं चाहे इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे के मिल जाएगा, और के और थीटा नॉट दोनों मिल गया तो इक्वेशन 3 में हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो जो चाहिए हमें वो मिल जाएगा। सो पहला स्टेप हम लोग करते हैं, नाउ डिवाइडिंग सी और के वैल्यूज चाहिए। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो 0.05 बाई LHS को LHS से 0.025 इज इक्वल्स टू के 70 माइनस थीटा नॉट अपॉन के इंटू 50 माइनस थीटा नॉट। एज यू कैन सी LHS ये वाला उसको इससे डिवाइड किया, नीचे लाया, और ये पूरा टर्म को जो ये पूरा टर्म जो यहाँ पे है उसको इसके RHS से डिवाइड किया। तो एज यू कैन सी कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, के एंड के विल गेट कैंसिल एंड दिस विल बी वंस, और ये इसका ट्वाइस हो गया। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, अभी 2 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू दिस। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसमें पूरा, तो 2 इंटू 50 100 हो जाएगा माइनस 2 थीटा नॉट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 70 माइनस थीटा नॉट। तो लिख देंगे हम इसको। सो हमें मिला अच्छा एक स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं, 2/1 इज इक्वल्स टू 70 माइनस थीटा नॉट अपॉन 50 माइनस थीटा नॉट। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 का करेंगे तो 2 इंटू 50 100 माइनस 2 थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 70 माइनस थीटा नॉट। अब इस थीटा नॉट को हम इधर लेके चले आए तो ये माइनस थीटा नॉट है और ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो इधर बचेगा सिर्फ थीटा नॉट, और 70 इधर लेके आ जाए तो माइनस हो जाएगा। तो यहां मिला हमें सिर्फ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 70। सो थीटा नॉट हमें मिल गया 30 डिग्री। तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग हमें क्या मिल गया, 30 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वी गेट एज 30 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमें फाइंड आउट करना था तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मिल गया सबसे पहले। अभी वैल्यू ऑफ के चाहिए, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू निकालने के लिए अभी थीटा नॉट मिल गया, थीटा नॉट मिल गया तो मैं चाहिए तो इसमें वैल्यू डाल दूं थीटा नॉट का या इसमें डाल दूं, दोनों में से किसी एक में सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। तो के का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूं और ये हमारा 0.05 इज इक्वल्स टू के 70 माइनस थीटा नॉट। तो आई विल राइट नाउ substituting theta naught is equals to 30 degree in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 becomes 0.05 is equals to k, theta was 70 minus theta naught is 30, right? So ये आ गया k into 40 is equals to 0.05। So k becomes 70 minus 30, राइट, 70 माइनस थीटा नॉट इज 30, तो 30 डाला तो हमें क्या मिल गया, 40 मिल गया। तो k का वैल्यू आ गया 0.005 बाई 40, राइट, 40 आ गया। सो इंटू 100 अपॉन 100 करूं तो ऊपर आ गया 5/40 इंटू 100। तो ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/800। तो k का वैल्यू हमें क्या मिल गया, k का वैल्यू मिला 1/800। ये k का वैल्यू मिल गया जो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें दो चीजें मालूम पड़ गई, एक k मिल गया और दूसरा मिल गया है थीटा नॉट। अभी k और थीटा नॉट का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में डाल दे तो d3/dt फॉर कंडीशन 3 मिल जाएगा। सो आई विल राइट नाउ since equation 3 is since equation 3 we have d theta by dt for condition 3 which is to be find out is equals to k
थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया है 40 माइनस थीटा नॉट, एज वी कैन सी 40 माइनस थीटा नॉट। तो क्या डालना है हमें, 40 माइनस थीटा नॉट, 40 माइनस थीटा नॉट। अब हमें थीटा नॉट का भी वैल्यू पता है, थीटा नॉट का वैल्यू 30 है और के का वैल्यू 1/800 है। तो इन दोनों को हम इसमें डाल दें तो डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 3 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू 1/800 इज इक्वल्स टू 40 माइनस थीटा नॉट इज 30। तो सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, इनटू है, इनटू है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, 40 माइनस 30 10 आ गया और ये 800, तो सीधा बचेगा 1/80। तो डी थीटा बाई डी टी बिकम्स 1/80 और 1/80 को हम लोग लिख सकते हैं, 1/8 आता है 8 1 8, ओके, तो 0.0125, 0.0, यस इट इज करेक्ट, 0.0125। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, 0.0125 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। सो जो फाइनल आंसर हमें चाहिए था, लास्ट वाला, डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 3 इज इक्वल्स टू 0.0125 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर मिल गया। ओके, सो वी कंप्लीट दिस सम। अभी अगले सम पे चलते हैं। अगला सम क्या है हमारा, इन ओल्डन डेज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, in olden days, while laying a rail for the trains, a small gap used to be left between the rail sections to allow for the thermal expansion. Suppose the rails are laid at room at 27 degrees Celsius, the maximum temperature to region is 45 degree and length of each rail section is 10 मीटर। तो ओरिजिनल लेंथ हमें L1 दिया है 10 मीटर, ये L1 हो गया, L1 लेंथ इज 10 मीटर, तो दैट टर्म बिकम L1, ये हमारा L1 हो गया। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री T1 है एंड फाइनल टेम्परेचर बिकम 45 डिग्री, दैट इज T2। और हमें अल्फा दिया है, अल्फा, अल्फा फॉर द मटेरियल ऑफ द रेल, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन 1.2 into 10 raised to -5 पर केल्विन, इतना टर्म हमें दिया है। तो हमें निकालना है कि व्हाट विल बी एक्सपांशन इन दैट वन, एक्सपांशन इन सेंस L2 माइनस L1 हमें फाइंड आउट करना है एंड ऑलरेडी वी नो L2 minus L1 is proportional to L1 alpha into delta T. That is delta T is T2 minus T1. तो सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट विल सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज। तो हम सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दें। सो L2 minus L1 is equals to L1 10 है हमारा इंटू अल्फा का वैल्यू 1.2 into 10 raised to -5, 1.2 into 10 raised to -5 इंटू T2 माइनस T1 करना है, दैट इज 45 माइनस 27, 45 माइनस 27 करेंगे एनीवे तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 1.2 इंटू 10 रेज टू -5 और ये 45 माइनस 27, 27 एंड 3 30, 15 3 18, राइट। अब हम 18 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई कर लेंगे या 18 इंटू 12 जो भी है, तो 18 टू ज़ा 36, 18 वन ज़ा 18 एंड 3 21, तो 216 इंटू 10 रेज टू -5 मीटर हो गया ये। इसको हम लिख सकते हैं 100 से डिवाइड कर दे इसको तो 2.16 इंटू 10 रेज टू -3 मिलीमीटर, मीटर हो गया, मीटर।
विच वी कैन राइट इट 2.16 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में आंसर निकालना है तो L2 माइनस L1 क्या आ गया 2.16 mm। अगर मीटर में चाहिए तो 2.16 इंटू 10⁻³ मीटर। आई होप ये सम आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो ये सम का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है हमारा A blacksmith fixed iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart। बुलक कार्ट बैलगाड़ी का पहिया है। ये बैलगाड़ी का पहिया है, इसके ऊपर रिंग लगानी है। ये वुडन है और रिंग इसके ऊपर फिट करनी है हमें। आगे दिया है द डायमीटर ऑफ द वुडन रिंग रिम एंड आयरन रिंग आर। ये वुडन रिम का डायमीटर हमें दिया है। डायमीटर ऑफ द वुडन रिम diameter of the wooden rim सॉरी diameter of the wooden rim ये है 1.5 मीटर और दूसरा आयरन का वो 1.47 मीटर है रिस्पेक्टिवली एट रूम टेम्परेचर 27। तो टेम्परेचर T1 इज 27। what temperature the iron ring should be heated so that it can fit to the rim। अच्छा, कितना हीट किया जाना चाहिए, तो ये अल्फा का वैल्यू दिया है। अल्फा फॉर आयरन दिया है क्योंकि वुडन का तो हो नहीं सकता। T1 दिया है, T2 हमें फाइंड आउट करना है। यहां हमने लिखा है डायमीटर ऑफ W फॉर वुडन व्हील एंड I फॉर आयरन, डायमीटर फॉर द आयरन आयरन व्हाट वी कैन से आयरन रिंग है। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन है। तो हमें पता है अल्फा इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू डेल्टा टी। ये हम लोग करते हैं, वही सेम फार्मूला है यहाँ पे। तो डायमीटर ऑफ द वुडन रिंग माइनस डायमीटर ऑफ द आयरन, डायमीटर ऑफ द आयरन, क्योंकि आयरन को हीट करेंगे तब इसमें एक्सपांसन होगा। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो सारे वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, जस्ट विल राइट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। तो अल्फा का वैल्यू हमें दिया है। अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 is equals to dw is 1.5 minus di is 1.47 upon di is again 1.47 into T2 is to be find out as minus T1 is 27। इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो हम सीधा सीधा क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें या फिर इसको एक काम करते हैं T2 माइनस 27 का टर्म इधर लेके आ जाए, ये आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं T2 माइनस 27 इज इक्वल्स टू, ये भी सिंप्लीफाई कर लें 1.5 माइनस 1.47, तो 47 प्लस 3 दैट विल बी 47 प्लस 3 50 होता है। तो 0.03 अपॉन नीचे क्या मिला 1.47 इंटू ये वैल्यू नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में क्योंकि हमने इसको ऊपर ले लिया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा T2 माइनस T1 की जगह 1.2 इंटू 10⁻⁻5 ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 0.03 राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। या यस 100 का नीचे भी 100 का ऊपर भी, तो ये 3 आ गया। एनीवे जस्ट वी विल थोड़ा कर लेते हैं। सो 100 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 147 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 या 1.47 कर लो और इसका पावर माइनस कर लेते हैं। पावर जब नीचे 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 10⁻³ राइट। तो ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12 0.4 आ गया। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा
10⁻³ ऊपर चला गया, तो 10⁻³ मतलब 1000, ओके, 10⁻³ मतलब 1000 हो गया, और ये 4 से डिवीजन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 एंड 2 18 एंड 4 1 जा 4 1 5। तो ओवरऑल आ गया हमारा डेसिमल एट 3 प्लेसेस दिस टर्म, राइट। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो T2 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 27 प्लस 1000 अपॉन 0.588। अब जो भी आए इसका वैल्यू, वो फाइनली आपको कैलकुलेट करके इन टर्म्स ऑफ केल्विन लिखना रहेगा, डिग्री सेल्सियस लिखना रहेगा। तो ऑफ कोर्स ये देख रहे हैं हम लोग, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1500-1600 के आसपास आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आएगा वो 17, यही है आंसर, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, 1727.7, 1727.7 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आप ये पूरा एंटायर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया है, बट आप लोग को पूरा करना रहेगा। तो अगले सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ गैस at 900 degree Celsius is cooled until both its pressure and volume are halved। तो हमें एक टेम्परेचर दिया है T1, उसको हमने लिख दिया 900 डिग्री सेल्सियस, is cooled until its pressure and volume are halved। प्रेशर भी हाफ है एंड वॉल्यूम भी हाफ है, तो जो फाइनल प्रेशर है P2 वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल है, तो P2 इज P1/2 एंड V2 इज V1/2। ऐसा हमें दिया है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम बिकम आर हाफ्ड। तो फाइनल टेम्परेचर इज टू बी फाइंड आउट, मतलब T2 हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लियर हो गया, T1 हमें दिया है 900 केल्विन, जिसको हमने 900 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय एडिंग 273.15। तो एग्जैक्ट आंसर अगर निकालना है तो 273.15 ऐड करना है, और नहीं तो सिर्फ 273 से भी काम चल जाता है। तो V2 जो है वो V1/2 है, और P2 जो है P1/2 है, तो T2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करें, तो P1 को हम लोग P एज्यूम कर लेते हैं, V1 को V, और T1 हमें दिया है, T1 कितना है 1173.15, 1173.15 is equals to P2 is P1/2, तो P/2, V2 is V/2 एंड T2 1/T2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी PV ये टर्म्स कैंसिल हो गए, और हमें T2 चाहिए, T2 चाहिए। तो T2 क्या होगा, T2 को हम इधर भेज दें और ये टर्म को इधर भेज दें, तो T2 हमें मिल जाएगा, देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू 1173.15 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 293.29 केल्विन, ये हमारा T2 आ गया। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, बस क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड वंस योर क्वेश्चंस आर क्लियर, जस्ट उसके बाद हमने क्या किया है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, और फाइनली वी गेट द आंसर। चलते हैं अगले सम पे। अगला सम काफी लेंथी है, तो मैं सिर्फ इसको फॉर्मुलेट करके छोड़ दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा पूरा, या फिर देखते हैं हम लोग क्या है सम। यहाँ सम हम ध्यान से पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम रॉड एंड आयरन रॉड shows 1.5 मीटर डिफरेंस इन देयर लेंथ व्हेन हीटेड एट ऑल टेम्परेचर, मतलब सभी टेम्परेचर पे उनका जो लेंथ का डिफरेंस है वो कितना होने वाला है, 1.5 मीटर, ये फिक्स्ड है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते थोड़ा इससे कि लेट एट टेम्परेचर T उनके जो लेंथ है
टी टेम्परेचर पे, आई फॉर आयरन एंड एल फॉर एल्यूमिनियम। एट टेम्परेचर टी इनका डिफरेंस 1.5 मीटर है, एंड जीरो मतलब एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इनका जो लेंथ का डिफरेंस है वो भी 1.5 मीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और हमें दिया अल्फा फॉर एल्यूमिनियम, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर एल्यूमिनियम, अल्फा फॉर एल्यूमिनियम 24.5 into 10⁻⁶, and alpha for iron is 11.9 into 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो ये टर्म्स हैं। तो यहां हम लोग एक काम करते हैं, एट टेम्परेचर टी के लिए कंडीशन ले लेते हैं। एट टेम्परेचर टी जो इंफॉर्मेशन यहां लिखा है वही हम लोग यूज करेंगे। तो एट टेम्परेचर टी दो कंडीशन हम लोग ले लेंगे। पहला ले लेंगे फॉर, फर्स्ट विल टेक फॉर एल्यूमिनियम, फॉर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम, सॉरी, मिनियम, एल्यूमिनियम के लिए एल टी, एल टी फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू एल नॉट फॉर एल्यूमिनियम इंटू, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ये भी एल्यूमिनियम के लिए आएगा। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। एंड ये एल्यूमिनियम के लिए हो गया। दूसरा फॉर स्टील, फॉर स्टील, स्टील के लिए एल टी फॉर, हमने स्टील नहीं आयरन यूज किया है, आयरन लिखना है हमें यहाँ, स्टील नहीं आयरन लिखना है। तो फॉर आयरन, आई फॉर आयरन इज इक्वल्स टू एल नॉट फॉर आयरन इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा फॉर आयरन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये हमने कंडीशंस निकाले किसके बारे में, फॉर एट टेम्परेचर टी। और एट 0 डिग्री सेल्सियस अभी दो और कंडीशंस हमें मिल सकती है। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी, ठीक है, दोनों तो मिल गया हमें, यहां दोनों मिल गए। तो अभी हम एक काम करते हैं, एट टेम्परेचर टी हमने निकाल लिया, ये ओरिजिनल का है। तो दोनों को हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। एक्चुअली जस्ट आई विल डू वन थिंग, मैं इसको 2 नहीं लूंगा, मैं इसको ले लेता हूं। दिस आई कैन राइट देयर फोर एल टी फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू एल नॉट फॉर एल्यूमिनियम। जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ किया तो ये टर्म, अभी दूसरे इसको इसके साथ करेंगे वो भी करना पड़ेगा, प्लस एल नॉट फॉर एल्यूमिनियम इंटू अल्फा फॉर एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी। अब इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, नॉट टू दिस, दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी आगे फॉर आयरन, इसको भी हम इक्वेशन 2 अभी नहीं लेते हैं। तो आयरन के लिए भी वही सेम स्टैंडर्ड, सेम प्रोसीजर हम लोग कर लें। तो एल टी फॉर आयरन is equals to L naught for iron plus L naught for iron into alpha for iron into delta T. Now it is our equation 2. इसको हमने equation 2 ले लिया। अभी एक काम करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है हमारे पास, एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो बड़ी यूजफुल है, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस भी 1.5 है और जीरो वाले का भी 1.5 है। तो हम, अच्छा, यहाँ आयरन माइनस एल्यूमिनियम का डिफरेंस है, तो आयरन में से एल्यूमिनियम को हम माइनस कर लें। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो नाउ subtracting इक्वेशन, हमें क्या दिया है, आयरन माइनस एल्यूमिनियम। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस करें
तो LHS में से LHS को माइनस करेंगे तो LT फॉर आयरन माइनस LT फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो ये मिल जाएगा हमें एल नॉट फॉर आयरन माइनस एल नॉट फॉर एल्यूमिनियम। इतना पार्ट हो गया। अब यहाँ दोनों साइड प्लस है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, लेकिन इन दोनों में कॉमन जो है वो सिर्फ डेल्टा टी है, तो मैं डेल्टा टी कॉमन ले लेता हूँ। तो प्लस डेल्टा टी इन ब्रैकेट क्या मिल जाएगा हमें, इन ब्रैकेट दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो हमें मिल जाएगा एल नॉट आई अल्फा आई माइनस एल नॉट फॉर एल्यूमिनियम इंटू अल्फा फॉर एल्यूमिनियम। तो इतना पार्ट हो गया। अभी ये हमारा 1.5 है और ये भी 1.5 है, तो मैं इसको लिख दूं 1.5 इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस डेल्टा टी एंड एल नॉट फॉर आई इंटू अल्फा आई माइनस एल नॉट फॉर एल्यूमिनियम इंटू अल्फा फॉर एल्यूमिनियम। तो एज वी कैन से ये जो टर्म है, ये मैंने फिर से एक बार बताना है कि ये टर्म मैंने 1.5 क्यों लिखा, ये टर्म 1.5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस। तो ये दोनों 1.5 हो गए, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। तो हमें मिला डेल्टा टी इन ब्रैकेट एल जीरो फॉर आई फॉर आयरन लेंथ इंटू अल्फा फॉर आयरन माइनस एल नॉट फॉर एल्यूमिनियम इंटू अल्फा फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों जीरो हुआ, 1.5 माइनस 1.5 ये जाके जीरो हो गया। तो डेल्टा टी मैं इधर भेज दूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमें मिला, सॉरी आज थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी नहीं है, तो इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। सो एल नॉट आई अल्फा आई माइनस एल नॉट फॉर एल्यूमिनियम into alpha for aluminium is equals to 0. So L naught I into alpha I is equals to L naught for aluminium into alpha for aluminium, right? तो हमें मिल जाएगा L naught I by L naught for aluminium is equals to, हमने क्या किया, इसको एज इट इज रहने दिया, ये टर्म नीचे लेके आ गए, तो दैट विल बी अल्फा फॉर एल्यूमिनियम अपॉन अल्फा फॉर आयरन। तो अल्फा फॉर एल्यूमिनियम अपॉन अल्फा फॉर आयरन, और ये अल्फा फॉर एल्यूमिनियम एंड अल्फा फॉर आयरन इट इज गिवन टू अस, ये हमें दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, अल्फा फॉर एल्यूमिनियम 11 24.5 है एंड अल्फा फॉर आयरन इज 11.9। तो 24.5 अपॉन 11.9 ये वैल्यू है इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶। वंस अगेन आई वांट टू कंफर्म द वैल्यूज, एल्यूमिनियम 24.5 और 11.9, 24.5 11.9, राइट। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। हमें फाइनली मिला लेंथ ऑफ आयरन अपॉन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एट जीरो इज इक्वल्स टू 24.5 अपॉन 11.9। ये एक रेशियो मिल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल दें किसका, लेंथ फॉर एल्यूमिनियम, ये हमें दिया है दिस एल नॉट आई माइनस एल नॉट एल्यूमिनियम इज 1.5। तो अगर मैं आयरन निकालता हूं तो 1.5 प्लस एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो एल नॉट आई की जगह मैं डाल दूं एल नॉट एल्यूमिनियम प्लस 1.5 प्लस 1.5 अपॉन
L naught for aluminium is equals to 24.5 upon 11.9। तो जस्ट हम लोग अब ये बहुत लेंदी हो जाने वाला है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का और L नॉट फॉर एल्यूमिनियम हमें निकालना है। ठीक है, दैट इज टू बी फाइंड आउट। फिलहाल कर लेते हैं। तो 11.9 L नॉट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1.5 इंटू 11.9 इज इक्वल्स टू, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसका इसके साथ, तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ। अभी दैट इज इक्वल्स टू दिस टर्म, तो 24.5 इंटू L नॉट फॉर एल्यूमिनियम। तो ये टर्म हम इधर ले जाके माइनस कर लें तो हमें मिल जाएगा 24.5 L नॉट फॉर एल्यूमिनियम माइनस 11.9 L नॉट फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 11.9। तो यहाँ माइनस कर लें हम लोग तो ये 12 हो गया, 12 एंड 12 24, 12.5 12.6 आ जाएगा ये। तो ये टर्म आ गया 12.6 L नॉट टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 11.9। तो L फॉर एल्यूमिनियम ये हमें मिल गया 1.5 इंटू 11.9 डिवाइडेड बाई 12.6। तो ये देखें अगर हम आंसर, तो ये नियरली इक्वल है, तो 1.5 के आसपास एक आंसर आना चाहिए। 1.5 के आसपास मतलब 1.417 मीटर, 1.417 मीटर। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 1.417 मीटर। ये L नॉट फॉर एल्यूमिनियम मिल गया। तो दूसरा हम क्या करेंगे, हमें पता है दूसरे के लिए कि दोनों का सम जो 1.5 है, दोनों का सम कितना है 1.5। तो दूसरा हम यहां से माइनस करके निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा हम माइनस करके निकाल सकते हैं आंसर, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसको आपको सिर्फ माइनस करना रहेगा, सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इफ 50 कैलोरी ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज 6 kg ऑफ मेटल फ्रॉम दिस टू दिस। तो अमाउंट ऑफ हीट हमें दिया है 50 कैलोरी, तो क्यू हमें दिया है 50 कैलोरी इज नीडेड टू रेज 6 kg, मास हमें दिया है 6 kg एंड टेम्परेचर रेज करना है 20 to 62। तो डेल्टा टी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। तो Q हमें दिया है 50 इज इक्वल्स टू M दिया है 6 kg, C हमें फाइंड आउट करना है CIS इंटू डेल्टा टी इज T2 माइनस T1 दैट इज 62 माइनस 20। तो ये आ गया 6 इंटू सी इंटू 60 माइनस 20 दैट इज 42 दैट इज 50। तो 6 सी हम लोग निकाल सकते हैं 50 बाई 6 इंटू 42, राइट। तो ओवरऑल हम सी का वैल्यू निकालेंगे जो आना चाहिए 0.198 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, राइट। ये सी का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन आप चेक करके आंसर मैच होता है तो प्लीज आप कमेंट करिए कि हाँ आपने फाइनल आंसर फाइनली फाइंड आउट किया। अगले सम पे चलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कॉपर रॉड विद टेम्परेचर डिफरेंस इज 30 डिग्री। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डेल्टा टी ऑलरेडी हमें दिया है 30 डिग्री। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट वर्ड आ गया डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, फ्लो ऑफ हीट मतलब हीट अपॉन टाइम, क्यू बाई टी का वैल्यू दिया है, क्यू बाई टी दैट इज पावर। तो पावर का वैल्यू हमें दिया है 1500 कैलोरी पर सेकेंड। फाइंड द थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर। तो थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है
डेल्टा टी अपॉन पावर, तो वैल्यूज हमें पता है, तो आर टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इज 30 डिग्री अपॉन पावर हमने निकाला है 1500, 1500 ये इससे कैंसिल, 3 वन जा 3 5 जा 50 हो गया, तो आर टी बिकम्स 1/50 इंटू 2 अपॉन 2 कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, 2/100 इज 0.02 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड पर कैलोरी, ये रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस हो गया। तो ये आंसर हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसका, एंड इजिली यू विल गेट द आंसर। अगले सम पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। In electric kettle takes 20 minutes to heat a certain quantity चाहिए, कर्टेन लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक का रॉन्ग है, मिस प्रिंटिंग। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 0 टू 100, चेंज इन टेम्परेचर 0 टू 100 into steam, find the latent heat of vaporization। अच्छा आगे बोला है कि it require 90 minute to turn all the water to 100। बोला है केटली में पानी है, उसका उसको 0 टू 100 पहुंचाने के लिए टेम्परेचर हमें 20 मिनट उसको हीट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक कैटल, और फिर बोला है कि उसको 90 मिनट 90 मिनट लगता है पूरा वेपराइज होने में। अच्छा पावर केटल का तो सेम है, पावर सेम है, वो चीज हमें ध्यान में रखना है। तो एनर्जी जो सप्लाई होगी वो दोनों के केसेस में एनर्जी पर यूनिट टाइम, जो पावर है पावर रिमेन सेम। तो यहां हमने क्या क्या किया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो है, उसके लिए लेटेंट हीट है हमारा Q इज इक्वल टू एम एल, राइट। और जब वाटर 0 टू 100 जा रहा है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज करना है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्योंकि वो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा। तो इस केस में पावर हमने बताया कि दोनों का सेम है, तो सिंस पावर रिमेन सेम, तो यहां हमें मिलेगा Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, और हमें टाइम दिया है, T1 कितना है 20 मिनट और T2 कितना है, T1 है 20 मिनट और T2 है 90 मिनट, T2 90 मिनट है। तो ये दोनों वैल्यूज हम डाल दें यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा फर्दर, Q1 के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करना है, तो एम एस डेल्टा टी अपॉन T1 इज इक्वल्स टू Q2 है m इंटू एल अपॉन टाइम इज T2। तो जस्ट अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो m और m गेट कैंसिल, तो हमें वैल्यूज दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ s का वैल्यू 1 है, s का वैल्यू 1 है, डेल्टा टी हमारा कितना है, डेल्टा टी 100 हो रहा है, और टाइम है 20 मिनट, T1 20 मिनट है, और L हमें फाइंड आउट करना है, और T2 है 90 मिनट। वापस अच्छा दोनों नीचे मिनट मिनट है इसलिए हमने टर्म सेम रखा है, तो हमें मिल गया ये 2 वन जा 2 250 टाइम्स, तो हमें मिल गया L इज इक्वल्स टू 9 इंटू 50, दैट इज 5 9 जा 45, 450 L का वैल्यू है कैलोरी पर ग्राम। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं डायरेक्टली इसको और शॉर्टकट वे कर सकता था, बट हमने इसको एक्सटेंड सिर्फ इस वजह से किया है बिकॉज हमें यहाँ पे दो चीजें दिया है कि इलेक्ट्रिक कैटल रिमेन सेम, तो दोनों का पावर कंजम्पशन सेम है, इसलिए हमने ये टर्म्स सेम रखना है। ठीक है, तो अभी अगले सम पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द स्टील प्लेट ऑफ थिकनेस। तो थिकनेस को हमने dx ले लिया है जो 4 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻² मीटर। और आगे व्हेन हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट द रेट ऑफ 400 केल्विन पर सॉरी
किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। अब ये टर्म्स है हमारे, के है 0.26, ये 0.26, राइट। और ये जो टर्म दिया है 400 कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, तो मतलब एरिया से भी डिवाइड है, टाइम से भी डिवाइड है। तो इसको, ये पर मिनट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वट एवर वी हैव टू कीप इन माइंड। ये 4 पर मिनट है, इसलिए यहां पे हमने टाइम को किससे डिवाइड करना है, यहाँ टाइम की जगह डिवाइड बाई 60 कर दिया, क्योंकि पर सेकेंड में होता है आंसर। यहां पर सेकेंड में है, सेकेंड देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड में है, लेकिन ये पार्ट पर मिनट में है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्यू बाई 80 हमें दिया है 400 कैल्विन पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, तो उसको हमने कैल्विन पर किलो कैलोरी पर सेकंड कर दिया डिवाइड बाई 60 करके, पर मीटर स्क्वायर लिखा नहीं है। और ये टर्म के का वैल्यू हमें दिया है डेल्टा टी वन माइनस T2, वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो के का हमें फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू दिस वन। तो यहां देखें Q बाई 80 दिया है, Q है यहाँ A, और T टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। तो हमें निकालना क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, के का वैल्यू चाहिए, तो के क्या होगा, यहाँ पर यूनिट टाइम भी होता है, एक टर्म में लिखना भूल गया फार्मूले में, यहाँ टाइम भी होता है इंटू टी। तो के हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं Q बाई 80, ये ए और टी यहां से नीचे लेके आ गए, बाकी जो बचा दैट इज इक्वल्स टू के डी टी बाई डी एक्स, ये टर्म। तो हमें के चाहिए, और Q बाई 80 का भी वैल्यू हमें दिया है। तो Q बाई 80 का वैल्यू क्या है, Q बाई 80 का वैल्यू है 400 बाई 60 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू हमें निकालना है डी टी, दैट इज T2 माइनस T1 माइनस T2, वो डी टी हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली वी विल से कि डी टी हमें फाइंड आउट करना है, एंड डी एक्स का जो वैल्यू है वो है 4 इंटू टेन रेज टू माइनस टू, 4 इंटू टेन रेज टू माइनस टू। और डी टी हमें चाहिए, dt की जगह मैं चाहिए तो T2 माइनस T1 डाल देता हूं। तो dt का वैल्यू क्या है हमारा, T2 माइनस T1, दिस वैल्यू इज टू बी फाइंड आउट, ठीक है। सो नहीं, हमें के चाहिए, के थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, नहीं थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, सॉरी, ये वैल्यू हमें के का वैल्यू ये दिया है 0.026 के का वैल्यू है, तो ये भी डाल देंगे हम लोग। सो 400 बाई 60, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो 4 4 ज़ा 160 इंटू टेन रेज टू माइनस टू बाई 6 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू दिया है, के का वैल्यू है 0.026 इंटू T2 माइनस T1। अब हमें T2 माइनस T1 चाहिए, तो T2 माइनस T1 ये हो जाएगा हमारा 160 इंटू टेन रेज टू माइनस टू अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 0.026। ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो T2 माइनस T1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा, जो कि आना चाहिए 10.26, 10.26 केल्विन, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इट इज T2 माइनस T1 जो हमें फाइंड आउट करना है। तो वंस अगेन आप लोग इसका फाइनल आंसर जो है एक बार रिकैलकुलेट करके देख लेना, और आंसर आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपको आंसर आया है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि लास्ट सम है। As we can see, a metal sphere cools from 80 to 60 degree in 6 minutes. 80 to 60. How much time it will take to cool from 60 to 40 if the room temperature हमें दिया है 30 डिग्री, और फार्मूला ये पता है इस टाइप का, सेम हमने सम किया है। तो यहाँ पहले टाइम दिया है कि ये 6 मिनट लगता है, 80 टू 60, 80 टू 60 आने के लिए कितना टाइम लगा, 6 मिनट। और यहाँ का टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ के टाइम को मैं
टी लिखता हूँ या डी टी लिखता हूँ, डी टी इज टू बी फाइंड आउट चेंज इन टाइम। तो हमें पता है सिंस हमें पता है डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 1 इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ पे हम लोग डी थीटा बाई डी टी करें तो 80 माइनस 60 बाई डी टी इज टी, डी टी इज 6, ये वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई डी टी टाइम कितना 6 मिनट इज इक्वल्स टू के थीटा 1 हमें 80 यूज करना है माइनस थीटा नॉट हमें दिया है, थीटा नॉट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना है 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री यूज करना है माइनस 30। तो 80 माइनस 60 दैट इज 20 बाई 6 इज इक्वल्स टू के इंटू 50। तो ये टर्म इससे कैंसिल, 2 3 जा 6 और 3 ऊपर ले लिया तो k इज इक्वल्स टू 1/15। ये k का वैल्यू मिल गया, ठीक है, ये k का वैल्यू मिल गया और थीटा नॉट ऑलरेडी दिया है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं इस कंडीशन के लिए कि जब ये 60 टू 40 कूल होता है, 60 टू 40, तो डी थीटा बाई डी टी फॉर कंडीशन 2, अब इसको मैं कंडीशन 1 लिखा था, इसको कंडीशन 2 लिख रहा हूं, इट विल बी के थीटा माइनस थीटा नॉट फार्मूला फॉर्म। तो डी थीटा बाई डी टी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, थीटा 2 माइनस थीटा 3 दैट इज 60 माइनस 40 बाई डी टी, जो हमारा टाइम है वो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू के का वैल्यू हम निकाल चुके 1/15, के का ये वैल्यू 1/15 दैट वी आर सब्सटीट्यूटिंग ओवर हियर एंड थीटा का वैल्यू इज गिवन, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू यहाँ 60 है माइनस थीटा नॉट इज 40। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, 60 माइनस 40 20 हो गया, सो 20 बाई टी इज इक्वल्स टू 1/15, 60 minus 40 it becomes 40, sorry 60 minus 40 it becomes 20। तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा और हमें सीधा सीधा मिला t इज इक्वल्स टू 15 मिनट। ये आंसर टेक्स्ट बुक का रॉन्ग है, सो डोंट कंपेयर द आंसर विद इट। तो ये हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 15 मिनट। So we solve all the sums. Okay, I hope आप लोग को yes. So I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा एंड सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं अभी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।